हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम DSSP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे। बीच में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। TGT और PGT मैथमेटिक्स के सभी प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी आज तक हुए, सेक्शन वाइज हम करेंगे। 20 क्वेश्चन पर वीडियो हम डालते हैं डेली। अब डेली वीडियो आएगी, 20 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे। आज हमने पेपर उठाया DSSB TGT 2018 का, जो एग्ज़ाम हुआ था 23/9/2018 को। शिफ्ट 1 मेल का जो एग्ज़ाम था, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट ट्रिक्स और रिपीटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पर करते हैं। जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये PDF आपको इन क्वेश्चंस की आपको वहीं मिलेगी, और वीडियो से रिलेटिंग अपडेट भी आपको वहीं मिलती रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कंसीडर द 4 सेट्स ऑफ वेक्टर A B C D in R cube. Out of these sets of vector, one set is LD in R cube. Identify this LD set, linearly dependent set. देखो, कौन से सेट्स को लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं? हम जिनका लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू 0 आ जाए। लीनियर कम्बिनेशन जैसे A अल्फ़ा प्लस B बीटा प्लस C गामा किसके बराबर आ जाए? 0 के। तो यहाँ देखना है, जिस भी ऑप्शन के अंदर आपको 0 0 0 वेक्टर मिल जाए वो तो डायरेक्ट LD सेट होगा भाई। इसके अंदर देखो A B C D, देखो D ऑप्शन के अंदर 0 0 0 है, तो आपको कुछ सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट बता सकते हो D आंसर। जहाँ पर भी 0 0 0 मिल जाए वही सेट क्या होगा? हमारा LD सेट। ठीक है, बिल्कुल आसान है। लेकिन फिर भी आपको चेक करना, तो इनको कैसे चेक करेंगे? देखो, जैसे पहला है हमारे पास 1 0 0 0 1 1 1 0 1, तो ये इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखो। अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है, इसका मतलब ये क्या है? LD, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे? LI, लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ, उसकी जगह पर ये साइन लगा लेना भाई। कॉन्ग्रुएंसी का साइन। लेट n ग्रेटर देन 1 बी फिक्स्ड। n ग्रेटर देन 1 है, फिक्स्ड कर दिया। A B C D क्या है? आर्बिट्रेरी इंटीजर है। A कॉन्ग्रुएंस टू B मोडुलो n, C कॉन्ग्रुएंट टू D मोडुलो n। हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर तो सारे ऑप्शन एक जैसे हो गए भाई, 4 ऑप्शन एक जैसे। तो फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। फॉर्मूला ये होता है A कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो n और C कॉन्ग्रुएंस टू D मोडुलो n। तो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। A प्लस C कॉन्ग्रुएंस टू B प्लस D मोडुलो n, और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। AC कॉन्ग्रुएंस टू BD मोडुलो n। ये सभी ऑप्शंस के अंदर ऐसा ही मिलेगा, तो ऑप्शन C राइट आंसर ले लो, क्योंकि और में हमें साइन नहीं दे रखा था। नहीं तो फिर अगर साइन दे रखा होता तो ऑप्शन A B C D चारों ऑप्शंस क्या है? बराबर हैं। तो कोई भी ऑप्शन लगा सकते हो तुम इसमें से। नेक्स्ट देखो, A बी ए नॉन सिंगुलर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। एक नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, डायगोनलाइजेबल ऑफ ऑर्डर 3 with eigenvalues lambda 1 lambda 2 lambda 3, then A inverse is diagonalizable if। तो A इनवर्स डायगोनलाइजेबल कब होगा ये बताना है तुमने इसमें से। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो सोचने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आइगन वैल्यूज है ऑफ A मैट्रिक्स, तो A इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या आएंगी? आइगन वैल्यूज ऑफ
ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या आ जाएंगी, 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3। तो इनमें से कौन सा हो सकता है? देखो फर्स्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेकंड नहीं हो सकता क्योंकि λ3 किसके बराबर आ गया, 0 के। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो सेकंड नहीं हो सकता। थर्ड में भी ऐसा, ये सभी जीरो हैं, ये भी नहीं हो सकते। फोर्थ में भी 2 जीरो हैं, ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक भी जीरो हुआ तो 1/0 बन जाएगा। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, 27 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस टू x मॉडुलो 29, देन द वैल्यूज ऑफ x इज। तो x का क्या वैल्यू होगा? 27 फैक्टोरियल क्या है, कॉन्ग्रुएंस टू x मॉडुलो n। तो यहाँ पर विल्सन थ्योरम लगती है। भाई विल्सन थ्योरम क्या बोलती है, विल्सन थ्योरम हमें क्या कहती है, इफ p इज ए प्राइम नंबर, अगर p प्राइम नंबर है तो p-1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस टू -1 मॉडुलो p। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p-2 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो p। तो p की जगह पर कितना ले लेंगे, 29। तो कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो 29, 29 - 2 का फैक्टोरियल कितना आ गया, 27 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 29। तो ये तो डायरेक्ट ही था। ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। विल्सन थ्योरम लग जाएगी डायरेक्ट। विल्सन थ्योरम में आप ये बता सकते हो p-2 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो p। p की जगह पर 29 पुट कर दो तो 27 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो p। तो x की जगह पर कितना आ जाएगा, 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, कंसिडर ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ 5 लीनियर इक्वेशन विद 4 वेरिएबल। 1 2 3 4 5 लीनियर इक्वेशन, 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं, such that there is at least one variable with non-zero coefficient in the each equation, then the possible smallest and largest rank of the corresponding augmented matrix। जो corresponding augmented matrix होगा उसका हमने क्या बताना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। देखो ये वेरिएबल ले लो, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल हो गए, 5 इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। तो यहाँ ऑगमेंटेड के लिए लास्ट में वो भी आता है जो हमारे पास इक्वल टू आता है। तो यहाँ पर कितने कॉलम्स हो गए, 5 कॉलम्स। यहाँ पर कितनी रोज होगी, 5 रोज। अब एक एटलीस्ट एक नॉन जीरो कोफिशिएंट है, तो मतलब एक तो रैंक मिलेगी मिलेगी। स्मॉलेस्ट कितना होगा, 1। स्मॉलेस्ट एक कहाँ कहाँ पर, ए और सी के अंदर है, तो बी और डी को काट दो। ठीक है, अब ये कितने क्रॉस कितने का बन गया, 5 क्रॉस 5 का बन गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना भी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर यहाँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं लिखा होता, कॉलम कितने बनते, 4, तो मैक्सिमम रैंक कितनी होती, 4। तो मैक्सिमम डायमेंशन भी कितनी होती, 4। लेकिन यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा है तो एक कॉलम और ऐड होता है, तो कितना होगा, 5 क्रॉस 5 का। तो मैक्सिमम रैंक कितनी हो जाएगी, 5। तो 5 ऑप्शन ए और सी में से कहाँ पर है, ऑप्शन ए के अंदर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रेज टू द पावर 100, 3 रेज टू द पावर 100। तो ये बताना है कितना होगा। देखो 3 3 की 3 से 9, फिर 7 आता है, फिर 1 आता है यूनिट प्लेस पे। 3 की 3 से गुणा करोगे 9, 9 की 3 से 27 का 7 आ गया, 7 की 3 से गुणा को 21। तो 4 बार गुणा करने पर कितना आता है, 1। तो 3 का पावर 4 कितना आ जाएगा, 25। 3 का पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना आती है, 1। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4 × 25, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ लिखा होता 3 का पावर 101,
तो 3 का पावर 100 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हो। 3 का पावर 100 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 उसका पावर 25। तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना आता है 3 का पावर 4 में 1। अब 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1। 1 मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट कितनी है 3, तो कितनी आ जाएगी 3। समझ में आ गया? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डायगोनलाइजेबल। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल नहीं है। द सम ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनलाइजेबल, ये भी सही नहीं है। देखो फर्स्ट के लिए एग्जांपल मैं दे देता हूँ, 0 1 0 0, क्या ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सम ऑफ 2 डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज ए डायगोनलाइजेबल, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। देखो जैसे इसकी ऐसे ही बना देंगे, -1 1 0 -2, और दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 1 0 +2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा? 0 1 0 0। क्या ये डायगोनलाइजेबल था? नहीं था। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ऐसे ही ऑप्शन सी, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनलाइजेबल, ये भी गलत है भाई। दो ऐसे मैट्रिक्स मैं बता देता हूँ, 1 0 0 -1 और दूसरा मैट्रिक्स है 1 1 0 -1। इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा 1 1 0 1। क्या ये डायगोनलाइजेबल है? नहीं। लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? दोनों के दोनों मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आइगन वैल्यूज दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पर आइगन वैल्यूज सेम हो जाएंगी। तो मैट्रिक्स क्या होगा? नॉन डायगोनलाइजेबल। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन डी ही बचा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई ए सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर आउट ऑफ 4 गिवन ऑप्शंस। ए लाइन इन आर स्क्वायर पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 1 और -1, 0। ये बताना कि कौन सा इसका सबस्पेस होगा। सबस्पेस R2 का सबस्पेस होने के लिए लाइन किसके पास करनी पड़ेगी? 0 0 से पास होनी चाहिए भाई, कंपलसरी है। तो देखो 0 और -1, 0 1 और -1 0। यहाँ देखो 0 -1 -1 0, 1 3 और -1 3, 0 -1 और 1 और 0। देखो 1 3 और -1 3। इक्वेशन कैसे लिखते हैं पास होने वाली इक्वेशन? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये लिखते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब फर्स्ट में देख लो 0 और 1, तो y माइनस m कितना आ जाएगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 कितना है यहाँ पर 0, y1 कितना है 1, 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 कितना है -1 और x1 कितना है 0। तो -1 बाई -1 कितना आ गया 1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट x माइनस 0। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू x, इधर लेके आ जाओगे तो -x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन 0 0 से पास होती है? नहीं होती। तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी नहीं, कोई सी भी इक्वेशन 0 0 से पास नहीं होगी, सिर्फ सी वाली इक्वेशन 0 0 से पास हो जाएगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर हो जाएगा भाई। सब स्पेस होने के लिए 0 0 से पास होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, एस मैट्रिक्स दे रखा है ऑफ आर क्यूब इफ ए इज द मैट्रिक्स हैविंग कॉलम्स एज द वेक्टर ऑफ सेट एस। जो सेट एस के अंदर एलिमेंट है ना, उसको कॉलम्स में बना दिया गया है ए मैट्रिक्स। तो ये बताना है कि एस एल डी है या एल आई है, लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ए का रैंक क्या है। तो देखो इसमें तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, तुमने डायरेक्ट बता सकते हो कि एस क्या है, एल डी है। कैसे? देखो कितने वेक्टर्स हैं? 3 3 3, लेकिन कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं? 4। तो ऑब्वियस सी बात है इन 3 से ही हम बना सकते हैं सेट। तो फोर्थ जो बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? एल डी। एक लीनियर कॉम्बिनेशन से इसको लिख सकते हैं। डायमेंशन कितने हैं? 3। वेक्टर कितने हैं? 4।
तो डायमेंशन 3 है, वेक्टर 4 है, तो एक तो कंपलसरी है, उसको तो हम लिख ही सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। अगर यहाँ 4 4 होता तब हम नहीं बता सकते थे कि एल आई होगा या एल डी होगा। यहाँ तो डायरेक्ट बता सकते हो ये क्या है, एल डी है। एल डी है तो सी और डी ऑप्शन कट गया। अब ये चेक करना है, इसको वेक्टर्स में लिखना, 3 1 -1 कॉलम्स में, 2 2 -1 -5 -2 2 1 3 1। यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, R2 में R1 को जोड़ दो, R3 को जोड़ दो। R3 ऐसे कैसे लिख दिया, ये जोड़ दिया हमने, यहाँ आ गया 1, ये 0, ये आ गया 4। और हम क्या करेंगे, R1 में से R1 + 3 R3 लिख देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, ये भी 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। अब क्या कर सकते हो, R1 पे ऑपरेशन लगा दो, R1 + R2, तो R3 को ऐसे कैसे लिख देंगे, R2 को भी ऐसे कैसे लिख देंगे, जोड़ दो भाई, 0 0 1 8। तो यहाँ कितना पोजीशन है, 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो कितनी रैंक होगी, रैंक पीओट पोजीशन कितनी होगी, 3। रैंक ऑफ ए बराबर है 3। तो कहाँ पर है रैंक ए 3, दो ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी x log 10x का पावर 2 -3 log 10x + 1 ग्रेटर देन क्या है, 1000। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, देखो इसको उधर लेके चले जाओ x को, कैसे, दोनों तरफ log ले लिया हमने, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। देखो वैसे भी ऑप्शन से भी कर सकते हो, देखो 10 ले लेते हैं, मैं x बराबर है 10, x की जगह पर 10 पुट कर दो, 10 log 10 10 इसका पावर 2 है भाई, -3 log 10 10 + 1, तो 10 का पावर ये कितना आ गया 1, 1 का पावर 2 माइनस ये कितना आ गया 1 3 + 1, तो 1 और 1 कितना आ गया 2, 2 में से 3 जाएगा -1, ये कितना आ गया 1/10। क्या ये 1000 से बड़ा हुआ, नहीं, तो 10 भी नहीं आएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 1000 और 1000 में चेक करना है, अगर 1000 रखते हैं इधर, 1000 रखो तो 10 का पावर लोगरिथम ऑफ 10 1000 का पावर 2 -3 लोगरिथम ऑफ 10 1000 + 1। तो यहाँ देखो 10 का पावर 10, यहाँ ये कितना है 10 का पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, माइनस ये भी 3 आगे आ जाएगा, 3 3 जा 9 + 1, 3 का पावर 2 कितना होगा 9, 3 का पावर 2 कितना होगा 9 - 9 + 1, ये कट गया, कितना आ गया 10। क्या ये भी 1000 से बड़ा, ये भी नहीं है, तो मतलब 1000 भी नहीं आएगा, तो ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 1000 नहीं आएगा, तो फिर ग्रेटर देन 1000 में कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी बचा। ये तो था ऑप्शन से। अब निकालते हैं देखो क्वेश्चन से, दोनों तरफ लोगरिथम ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, log 10x का पावर 2 -3 log 10x + 1 मल्टीप्लाई लोगरिथम ऑफ 10x ग्रेटर देन लोगरिथम ऑफ 10 10 का पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा उधर, तो लोगरिथम ऑफ 10 × x का पावर 2 -3 लोगरिथम ऑफ 10x + 1 लोगरिथम ऑफ 10x -3 ग्रेटर देन 0। तो अब क्या हो जाए, यहाँ से कॉमन ले सकते हो, लोगरिथम ऑफ 10x का पावर 2 + 1
और इधर कितना बच जाएगा, लॉगरिथम ऑफ 10x माइनस 3 का ग्रेटर देन 0। तो या तो ये 0 होगा या ग्रेटर देन ये 0 होगा, तो हम ये लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ 10x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 3 का 10 का पावर 3, तो x ग्रेटर देन 1000। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग इससे अच्छा तो तुम्हारा डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देख लेना। हमने 1000 पुट करके देखा, कितना आया, तब भी 10 ही आया। तो आना क्या चाहिए था, 1000 से भी बड़ा, तो मतलब इससे बड़ी कोई वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखो, द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसी। ये तो इजी है, डायरेक्ट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से होता है ये। यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, x congruence to a1 modulo m1, x congruence to a2 modulo m2, x congruence to an modulo an। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यूनिक मोडुलो m, और वो क्या होगा, a1 a2 अप टू an, इनकी मल्टीप्लिकेशन, ये जो मोडुलो में m1 सॉरी m1 m2 अप टू mn, इनकी मल्टीप्लिकेशन। देखो करो मल्टीप्लाई, यहाँ क्या लिखा, 5 3 7, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 कितना आ जाएगा, 105। तो यूनिक मोडुलो 105 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, विच इज़ नॉट यूनिक मोडुलो गलत है, हैव नो साइमल्टेनियस गलत है, यूनिक मोडुलो m ये ठीक है, कैन नॉट बी सोल्व बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम गलत है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सही होगा ये, ठीक है, डायरेक्ट है भाई, ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ही है, ये डायरेक्ट ये रहा है। अगर ऐसा आता है तो इसका यूनिक मोडुलो m सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यूनिक मोडुलो m क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लिकेशन, जो m1 m2 लिखा हो 5 7 3 की मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, फॉर एनी रियल नंबर x नॉट इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज ट्रू। कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी सॉल्व होता है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से, hm इनका यूज करते हुए। अब तुम यहाँ देखो, दो नंबर्स हैं x और 1/x, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, x प्लस 1/x का बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 1/x का पावर अंडर रूट 2, यही होगा भाई मॉडुलो। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो। तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 इन x इंटू 1/x आ गया। मॉडुलस लगा दो, x प्लस 1/x का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x से x कट गया 2, x प्लस 1/x का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कहाँ पर है, ऑप्शन डी के अंदर है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये क्वेश्चन देख के ही लगाते हैं भाई पता, क्वेश्चन देख के पता लगाओ कि कौन से दो नंबर x और 1/x। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का यूज किया हमने, ये लिख दिया। यहाँ से तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि x प्लस 1/x का मोड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ 8 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 125। तो इनके फैक्टर्स बना लो, 8 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 125, ये तो 2 का पावर 3 है, मल्टीप्लाई ये 3 का पावर 4 है, मल्टीप्लाई ये 5 का पावर 3। अगर हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स, तो हमें ये देखना प्राइम नंबर्स का पावर कितना है, इसका पावर कितना है 3, उसमें 1 जोड़ दो गुणा, नेक्स्ट प्राइम नंबर का पावर कितना है 4, उसमें 1 जोड़ दो गुणा, नेक्स्ट प्राइम नंबर का 5 का पावर कितना है 3, इसमें 1 जोड़ दो, इतना का 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 किसके बराबर है 80 के। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। कंसिडर द लीनियर कॉन्ग्रुएंसी 6x congruent to 3 modulo 9, then the incongruent solution modulo 9 of the congruency are। कौन कौन से इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस हैं,
देखो कैसे करेंगे अब। इनमें से पुट करके ही देख लो। 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो 0 आ गया। 0 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 9 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो 9 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि A माइनस B इज डिविजिबल बाई 9। क्या 9 से डिवाइड हो रहा है जी? नहीं हो रहा है, तो ये नहीं आएगा। इनमें से देखो 2 और 1 में से रख के देखो, 2 रख दो, 6 मल्टीप्लाई 2 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 9, 12 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 9। इसका मतलब 12 माइनस 3 किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। 12 माइनस 3 कितना है? 9। 9 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? सी। तो पूरे प्रोसेस से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। दूसरा भी रख के देख सकते हो, 5 रख के देखा, 6 की और 5 की मल्टीप्लाई 30 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 9। तो 30 माइनस 3 9 से डिवाइड होना चाहिए। 30 माइनस 3 कितना आ गया? 27। 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। इफ A1 A2 अप टू AN and B1 B2 up to Bn are non-negative real numbers such that A1 greater than B1, A2 greater than B2 and AN greater than Bn। तो हमें ये बताना कि इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू होगी। ठीक है, कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू होगी भाई? अगर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए, 0 या 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो, और हर नंबर एक दूसरे से बड़ा है। देखो जैसे यहाँ ले लेते हैं हम 1 2 3 4, यहाँ ले लेते हैं 2 3 4 5, हो गया। ये है A1 A2 A3 A4, ये है B1 B2 B3 B4। तो पहले देखो A1 प्लस A2 प्लस AN ग्रेटर देन B1 प्लस B2 प्लस BN। अगर A1 बड़ा है, हमने उल्टा ले लिया, यहाँ चेंज कर दो, क्योंकि A1 बड़े नंबर से 3 ही ले लेते हैं, छोड़ो 2 नंबर ले लेते हैं, A1 और A2, B1 और B2, ये ले लेते 2 और 3, ये ले लेते 1 और 2। क्या A1 ग्रेटर देन B1 है? A2 ग्रेटर देन B2 है। तो पहला है कि इन दोनों को जोड़ो, कितना आ गया? 5। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ गया? 3। तो A1 प्लस A2 ग्रेटर देन B1 प्लस B2 है, बिल्कुल सही है, पहला ठीक हो गया। तो ग्रेटर है तो ये लेस देन का साइन है, ये गलत हो जाएगा। ये ग्रेटर देन का साइन, ये रहा लेस देन का साइन है, ये भी गलत हो जाएगा। तो अब बचे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। उसमें से देखना अब मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना है? 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना है? 2। अब मल्टीप्लाई भी बड़ा है, तो मल्टीप्लाई भी बड़ा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को मेथड से कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नंबर्स मान लो, क्या क्या नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर ले लो, अपनी मर्जी से पुट करके देख लो, जो भी सेटिस्फाई करा वही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ x नॉट इक्वल टू 1 इज एनी रियल नंबर देन एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। देखो एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। इफ कंडीशंस देखो, x ग्रेटर देन -1 हो, x इक्वल टू -1 हो, x लेस देन -1 हो, या इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड फॉर एनी। तो हम क्या करें, पहले बराबर का साइन ये पुट करके देख लेते हैं। -1 का पावर 3 जमा 1 ग्रेटर देन -1 का पावर 2 जमा -1। तो -1 का पावर 3 -1 प्लस 1 कितना होगा? 0। इधर देखो -1 -1 का पावर 2 कितना होगा? 1, ये भी कितना आ गया? 0। क्या 0 0 से बड़ा है? नहीं है, तो ये कट गया भाई। अब देखना है -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करके, 0 पुट कर दो। 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1 कितना आ गया? ग्रेटर देन 0 प्लस 0। तो 1 ग्रेटर देन 0 ये ट्रू है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, कोई मेथड कुछ नहीं इनका, डायरेक्ट नंबर पुट करो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन से हमें पता चला कि -1 से बड़ी और छोटी वैल्यू या -1 हो सकता है।
तो हमने -1 रख के देख लिया, लेकिन -1 ने सेटिस्फाई नहीं करा, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। तो अब कोई भी पुट कर लो, या तो बड़ी वैल्यू पुट कर लो या छोटी वैल्यू पुट कर लो। हमने वो 0 पुट कर लिया, जो क्या है -1 से बड़ा है, तो ए ऑप्शन से पुट कर लिया। तो 0 पुट करा तो हमने देखा कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है। ट्रू है तो डायरेक्ट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ W इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल वेक्टर स्पेस R क्यूब यूजिंग द सेम ऑपरेशंस, देन W इज अ सबस्पेस ऑफ R क्यूब इफ एंड ओनली। W सबस्पेस क्या होगा R का? W इज नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन गलत है, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। ये तो बिल्कुल ईजी था। वेक्टर स्पेस कब बनाएगा? जब वो क्लोज्ड होगा, वेक्टर एडिशन हो स्केलर मल्टीप्लीकेशन के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसफॉर्मेशन R2 से R2 फर्स्ट रिफ्लेक्ट्स द पॉइंट थ्रू वर्टिकल एक्सिस x2 एक्सिस एंड देन रिफ्लेक्ट द पॉइंट टू द लाइन x2 बराबर है x1, फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ T। देखो पहले क्या किया, x2 एक्सिस के मतलब x2 y को बोलते हैं, y एक्सिस, ये पॉइंट्स हैं भाई, क्या होते हैं 1 0 1 0 -1 0 नहीं 0 -1 0 -1 कहाँ मिलेगा, 0 1 ये रहा 0 1। अगर हमें इनको रिफ्लेक्ट करना है इस y एक्सिस के थ्रू, तो ये तो इसी पे रहेगा, ये चेंज हो जाए, ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1 0। तो पहला होगा -1 0 और दूसरा होगा 0 1। फिर क्या किया, एक लाइन बना दी ऐसे y = x की, फिर इनको रिफ्लेक्ट कर दिया इसके थ्रू। अब y = x को पॉइंट को रिफ्लेक्ट करोगे इसके थ्रू, तो क्या क्या आ जाएगा, इंटरचेंज कर दो ना, y वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा x पे, x वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा y पे, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0 -1 और इसका आ जाएगा 1 0। तो 0 -1 और 1 0 कहाँ है, ऑप्शन डी के अंदर है। ये तो था डायग्राम से। अब वैसे मैट्रिक्स से बनाना है तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया कि ये -1 0 आ गया था हमारे पास, दूसरा आ गया था 0 1 आ गया था। इसमें हमने क्या किया, y को इंटरचेंज कर दिया x में, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट। तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कितनी आ जाएगी बाद में, तो TA × TB, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, किसके बराबर आ जाएगा 0 -1 1 0। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, a is any integer a³ congruent to x modulo 9, then the possible values of x। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या हो सकती है, a क्या है, कोई भी इंटीजर है, तो ले लो भाई 1 ले लो, a बराबर है 1, तो 1 का पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू x मोडुलो 9, तो 1 - x किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। करो, कहाँ आएगा, नहीं यहाँ पर एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, x का वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, 2 का क्यूब आ गया 8, 3 का क्यूब आ गया 27, 27 9 से डिवाइड होता है, 1 का क्यूब आ गया 1, 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 8 - 8 भी 0 हो जाएगा, 27 डिवाइड होता है, 4 का क्यूब 64 हो गया, 9 से डिवाइड करोगे 63, 1 माइनस करोगे, हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, आ गया समझ में। देखो a³ कॉन्ग्रुएंट टू x मोडुलो 9,
तो हमें ये देखना है कि जगह पर 1 रख दो। 1 का क्यूब कितना आ गया 1। 1 में से क्या माइनस करें कि 9 से डिवाइड हो जाए। 1 में से 1 माइनस करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के अंदर आइए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर दूसरा देख लेते हैं। 2 का क्यूब कितना आ गया 8। 8 में से क्या माइनस करें कि 9 से डिवाइड हो जाए। 8 में से 8 माइनस कर दें 0 आ जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का देखो, 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 में से क्या माइनस करें कि 9 से डिवाइड हो जाए। 27 तो 9 से डिवाइड होता है, क्या माइनस कर दें 0, तो 0 1 8। 4 का देख सकते हैं, 4 का क्यूब कितना होगा 64। 64 में से कितना माइनस करें कि 9 से डिवाइड हो जाए। 1 माइनस करेंगे 63 आ जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। वही हमारे पास बी ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है। P and Q are distinct prime number a to the power p congruent to a modulo q। a to the power congruent to a modulo p, a to the power p congruent to a modulo q और a to the power q congruent to a modulo p। ये बताना है भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो भाई, ये तो बिल्कुल ही आसान है, डायरेक्ट भी हो सकता है। फॉर्मेट थ्योरम से करो। a टू द पावर p क्यू, क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर p का पावर क्यू लिख सकते हैं। अब a टू द पावर p किसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो p की। तो ये भी किसकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, a मोडुलो p की। तो इसका क्या मतलब हो गया, p डिवाइड्स a टू द पावर p क्यू कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो p। सिमिलरली यहाँ से वो भी कर सकते हैं, क्यू में ले आओ, a टू द पावर p क्यू बराबर a टू द पावर क्यू का पावर p। अब ये क्या है, a टू द पावर क्यू कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो क्यू। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ से देखो a टू द पावर p क्यू माइनस a, p डिवाइड करेगा इसको। यहाँ से क्यू किसको डिवाइड करेगा, a टू द पावर p क्यू माइनस a। अगर ये दोनों डिवाइड करते हैं तो भाई थ्योरम एलसीएम ले लो, पी क्यू किसको डिवाइड करेगा, ए टू द पावर पी क्यू माइनस ए से। तो ए टू द पावर पी क्यू कॉन्ग्रुएंस टू ए मोडुलो पी क्यू आ जाएगा। कहाँ पर है, कॉन्ग्रुएंट टू ए मोडुलो पी क्यू, ऑप्शन बी। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, दोबारा देखो। ये दे रखा था भाई हमारे पास की वन, तो a टू दी पावर p क्यों ले लिया हमने, तो a टू दी पावर p उसका पावर क्यों लिख सकते हैं। अब a टू दी पावर p उसका पावर क्यों है, तो इसका मतलब a टू दी पावर p भी लिख सकते हैं, उसको कॉन्ग्रुएंस है उसके। ठीक है, तो a टू दी पावर p किसके कॉन्ग्रुएंस है, a मोडुलो p की, दे रखा है क्वेश्चन। a टू दी पावर a मोडुलो क्यू के है भाई, a टू दी पावर p कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो क्यू। ये हमने उल्टा लग दिया, तो क्या आ जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा, ए टू द पावर पी कॉन्ग्रुएंट टू ए मोडुलो क्यू। तो क्यू किसको डिवाइड करेगा, ए टू द पावर पी क्यू माइनस ए को। तो दूसरा यहाँ से ए टू द पावर पी क्यू था, उसको ए टू द पावर क्यू का पावर पी लिख सकते हैं। तो ए टू द पावर क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ए मोडुलो पी दे रखा। तो ए टू दी पावर पी क्यू किसके कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ए मोडुलो पी के। तो पी किसको डिवाइड करेगा, ए टू दी पावर पी क्यू माइनस ए। तो क्यू किसको डिवाइड करता है, ए टू दी पावर पी क्यू माइनस ए। तो एलसीएम ले लो दोनों का, तो पी क्यू किसको डिवाइड करेगा, ए टू दी पावर पी क्यू माइनस ए को। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ए मोडुलो पी क्यू। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, फर्स्ट सेक्शन हमारे पास हो गया है। इससे पहले हमने 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा सब मोस्ट इम्पोर्टेंट टीजीटी पीजीटी की जो सीरीज़ है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई, कोई नहीं रोक सकता वहाँ से क्वेश्चन आने के लिए। इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन वीडियोज़ से।
तो ये हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।